1959 में स्कीयरों का एक समूह सर्दियों के महीनों में सोवियत संघ के सेवर्डलोव्स्क ओब्लास्ट में उत्तरी यूराल में एक अभियान की तैयारी कर रहा था। यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में रेडियो इंजीनियरिंग के 23 वर्षीय छात्र इगोर डायटलोव ने इस यात्रा के लिए 9 लोगों के एक समूह को इकट्ठा किया। समूह के सदस्य हैं इगोर डायटलोव 23, यूरी डोरोशेंको 21, ल्यूडमिला डबिनिना 20, जॉर्जी क्रिवोनिशेंको 23, अलेक्जेंडर कोलेवतोव 24, जिनेदा कोलमोगोरोवा 22, रुस्टेम स्लोबोडिन 23, निकोलाई ब्रिग्नोल्स 23, शिमोन जोलोटारियोव 38 और यूरी युडिन 21। योजना स्वेर्दलोव्स्क ओब्लास्ट के सुदूर उत्तरी क्षेत्रों और लोज़वा नदी की ऊपरी धाराओं तक पहुंचने की थी। यह अभियान फरवरी के सर्दियों के महीनों में शुरू किया गया था, जो पार करने का सबसे कठिन समय था। उन्हें कम ही पता था कि उनमें से केवल एक ही इस अभियान में जीवित बचेगा। यह डायटलोव पास घटना की कहानी है। 25 जनवरी 1959 की सुबह समूह ट्रेन से इवडेल पहुंचा, जो उत्तरी प्रांत सेवर्डलोव्स्क ओब्लास्ट के केंद्र में एक शहर है। फिर वे एक ट्रक से विजाई नामक एक लॉरी गांव गए, जो आखिरी बसा हुआ गांव है। उत्तर 27 जनवरी को उन्होंने ओटोटन पर्वत की ओर अपनी यात्रा शुरू की। 28 जनवरी को एक सदस्य यूरी युडिन घुटने और जोड़ों के दर्द के कारण वापस लौट आए, जिससे वह पदयात्रा जारी रखने में असमर्थ हो गए। शेष 9 पदयात्रियों ने यात्रा जारी रखी। 31 जनवरी को समूह एक ऊंचे क्षेत्र के किनारे पर पहुंचा और चढ़ाई की तैयारी करने लगा। एक जंगली घाटी में उन्होंने अतिरिक्त भोजन और उपकरण जमा कर रखे थे, जिनका उपयोग वापस यात्रा के लिए किया जाएगा। अगले दिन पैदल यात्रियों ने दर्रे से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि उन्होंने दर्रे को पार करने और विपरीत दिशा में अगली रात के लिए शिविर बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन खराब मौसम की स्थिति, बर्फीले तूफान और घटती दृश्यता के कारण उन्होंने अपनी दिशा खो दी और पश्चिम की ओर भटक गए, खोलाट सयाखल के शीर्ष की ओर, जिसे कहा जाता था देशी मानसी लोगों द्वारा मृत पर्वत या मूक शिखर। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो समूह ने 1.5 किलोमीटर 1 मील नीचे एक जंगली इलाके में जाने के बजाय, जहां मौसम से कुछ आश्रय मिल सकता था, पहाड़ की ढलान पर शिविर स्थापित करने का फैसला किया। इस अभियान पर जाने से पहले इगोर डायटलोव ने सहमति व्यक्त की थी कि जैसे ही समूह विजाई लौटेगा, वह उनके स्पोर्ट्स क्लब को एक टेलीग्राम भेज देगा। ऐसी उम्मीद थी कि यह 12 फरवरी से पहले होगा, लेकिन इगोर ने समूह से जाने से पहले यूरी युडिन से कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि यह और लंबा होगा। जब 12वीं बीत गई और कोई संदेश नहीं मिला, तो तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि ऐसे अभियानों में कुछ दिनों की देरी आम बात थी। 20 फरवरी को उनके परिवारों को चिंता होने लगी और उन्होंने बचाव अभियान की मांग की, और संस्थान के प्रमुख ने पहला बचाव समूह भेजा, जिसमें स्वयंसेवी छात्र और शिक्षक शामिल थे। बाद में सेना और पुलिस बल शामिल हो गए। विमानों और हेलीकॉप्टरों को ऑपरेशन में शामिल होने का आदेश दिया गया। 26 फरवरी को खोजकर्ताओं को खोलाट सयाखल पर समूह का परित्यक्त और बुरी तरह क्षतिग्रस्त तंबू मिला। शिविर स्थल ने खोज दल को चकित कर दिया। तंबू आधा टूटा हुआ था और बर्फ से ढका हुआ था। वह खाली था और समूह का सारा सामान और जूते पीछे छूट गए थे। जांचकर्ताओं ने कहा कि तंबू को अंदर से काटा गया था। केवल मोजे या एक जूता पहने हुए या यहाँ तक कि नंगे पैर लोगों द्वारा छोड़े गए पैरों के निशान के 9 सेटों का पीछा किया जा सकता है, जो उत्तर की ओर 1.5 किलोमीटर 1 मील दर्रे के विपरीत दिशा में पास की लकड़ी के किनारे तक जाते हैं। पूर्व 500 मीटर 1600 फीट के बाद ये ट्रैक बर्फ से ढक गए थे। जंगल के किनारे एक बड़े साइबेरियन देवदार के नीचे
बचाव दल को एक छोटी सी आग के दृश्यमान अवशेष मिले। वहां पहले 2 शव थे, जॉर्जी क्रिवोनिशेंको और यूरी डोरोशेंको के, जूते रहित और केवल अंडरवियर पहने हुए। पेड़ की शाखाएं 5 मीटर तक ऊंची टूटी हुई थी, जिससे पता चलता है कि स्कीयर में से एक किसी चीज की तलाश में ऊपर चढ़ा था, शायद शिविर। पाइन और शिविर के बीच खोजकर्ताओं को 3 और लाशें मिली, इगोर डायटलोव, जिनेदा कोलमोगोरोवा और रुस्तम स्लोबोडिन, जिनकी मृत्यु ऐसे पोज में हुई थी कि वे तंबू में लौटने का प्रयास कर रहे थे। वे पेड़ से 300, 480 और 630 मीटर, 981, 570 और 2070 फीट की दूरी पर पाए गए। बाकी 4 यात्रियों को ढूंढने में 2 महीने से ज्यादा का समय लग गया। अंततः वे 4 मई को देवदार के पेड़ से 75 मीटर, 246 फीट आगे जंगल में 4 मीटर, 13 फीट बर्फ के नीचे पाए गए। चारों में से 3 दूसरों की तुलना में बेहतर कपड़े पहने हुए थे और ऐसे संकेत थे कि जो लोग पहले मर गए थे उनके कुछ कपड़े दूसरों के उपयोग के लिए हटा दिए गए थे। ल्यूडमिला डुबिनिना ने जॉर्जी क्रिवोनिशेंको की जली हुई, फटी हुई पतलून पहनी हुई थी और उसका बायां पैर और पिंडली फटी हुई जैकेट में लिपटी हुई थी। पहले 5 शव मिलने के तुरंत बाद अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी। चिकित्सीय जांच में ऐसी कोई चोट नहीं पाई गई जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई हो और यह निष्कर्ष निकाला गया कि वे सभी हाइपोथर्मिया से मर गए थे। रुस्तम स्लोबोडिन की खोपड़ी में एक छोटी सी दरार थी, लेकिन यह कोई घातक घाव नहीं माना गया था। मई में मिले 4 शवों की जांच से घटना की कहानी बदल गई। पैदल यात्रियों में से 3 को घातक चोटें आईं। निकोलाई ब्रिग्नोल्स की खोपड़ी को बड़ी क्षति हुई और ल्यूडमिला डुबिनिना और सेम्योन ज़ोलोटारियोव की छाती में बड़े फ्रैक्चर हुए। चिकित्सा परीक्षक के अनुसार इस तरह की क्षति के लिए आवश्यक बल बहुत अधिक होगा, जो एक कार दुर्घटना के बराबर होगा। विशेष रूप से शवों पर हड्डी के फ्रैक्चर से जुड़ा कोई बाहरी घाव नहीं था, जैसे कि उन पर उच्च स्तर का दबाव डाला गया हो। पानी की बहती धारा में खाड़ी के तल पर पाए गए सभी 4 शवों के सिर और चेहरे पर नरम ऊतक क्षति हुई थी। उदाहरण के लिए, डबिनिना की जीभ, आंखें, होंठों का हिस्सा, साथ ही चेहरे का ऊतक और खोपड़ी की हड्डी का एक टुकड़ा गायब था, जबकि ज़ोलोटारियोव की आंखें गायब थीं और अलेक्जेंडर कोलेवाटोव की भौहें गायब थीं। पोस्टमार्टम करने वाले फोरेंसिक विशेषज्ञ ने निर्णय दिया कि ये चोटें शवों के एक धारा में स्थित होने के कारण पोस्टमार्टम में आईं। प्रारंभिक अटकलें थी कि स्थानीय मानसी लोगों, जो क्षेत्र के स्थानीय हिरन चरवाहे थे, ने उनकी भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए समूह पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। कई मानसी से पूछताछ की गई, लेकिन जांच से संकेत मिला कि मौतों की प्रकृति इस परिकल्पना का समर्थन नहीं करती। केवल पैदल यात्रियों के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे और उनमें हाथ से हाथ मिलाने के संघर्ष का कोई संकेत नहीं दिखा। हालांकि तापमान बहुत कम था, लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 13 से 22 डिग्री फ़ारेनहाइट, और तूफान चल रहा था। मृतकों ने केवल आंशिक रूप से कपड़े पहने थे। कुछ के पास केवल एक जूता था, जबकि अन्य ने केवल मोजे पहने थे। कुछ को फटे हुए कपड़ों के टुकड़ों में लपेटा हुआ पाया गया, जिससे ऐसा लग रहा था कि उन्हें उन लोगों से काटा गया है जो पहले ही मर चुके थे। निष्कर्ष के तौर पर समूह के 6 सदस्यों की हाइपोथर्मिया से और 3 की घातक चोटों से मृत्यु हो गई और 9 यात्रियों के अलावा खोलत सयाखल पर आसपास के अन्य लोगों के होने के कोई संकेत नहीं थे। तंबू अंदर से फट गया था और पीड़ितों की उनके अंतिम भोजन के 6 से 8 घंटे बाद मृत्यु हो गई थी। शिविर के निशानों से पता चला कि समूह के सभी सदस्य अपनी मर्जी से पैदल ही शिविर स्थल से चले गए और एक पीड़ित के कपड़ों पर विकिरण के कुछ स्तर पाए गए।
स्वदेशी मानसी लोगों द्वारा हमले का सिद्धांत असंभावित था क्योंकि तीनों शवों की घातक चोटें मनुष्यों के कारण नहीं हो सकती थी। वार का बल बहुत मजबूत था और कोई नरम ऊतक क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। उस समय आधिकारिक निष्कर्ष यह था कि समूह के सदस्यों की मृत्यु एक सम्मोहक प्राकृतिक शक्ति के कारण हुई थी। मई 1959 में जांच आधिकारिक तौर पर बंद हो गई। पैदल यात्रियों के एक अन्य समूह ने बताया कि घटना की रात उन्होंने उत्तर की ओर आकाश में अजीब नारंगी गोले देखे। विभिन्न स्वतंत्र गवाहों द्वारा फरवरी से मार्च 1959 की अवधि के दौरान इवडेल और आसपास के क्षेत्रों में लगातार इसी तरह के गोले देखे गए। एक सिद्धांत से पता चलता है कि इसका कारण सोवियत पैराशूट माइन अभ्यास था। इस सिद्धांत का आरोप है कि समूह जोरदार विस्फोटों से जाग गया, बेखौफ घबराहट में तंबू से भाग गया और आपूर्ति पुनर्प्राप्ति के लिए वापस लौटने में खुद को असमर्थ पाया। जब कुछ सदस्य बचकर निकलने वाले बमों की कोशिश में मौत के घाट उतर गए तो बाकी लोगों ने शिविर में वापस लौटने की कोशिश की, जो बाद में पैराशूट खदान की टक्कर से बुरी तरह घायल हो गए। वास्तव में उस क्षेत्र में सोवियत सेना द्वारा पैराशूट खानों का परीक्षण किए जाने के रिकॉर्ड हैं। जिस समय पैदल यात्री वहां थे, पैराशूट खदानें पृथ्वी की सतह से टकराने के बजाय हवा में रहते हुए विस्फोट करती हैं और पैदल यात्रियों द्वारा अनुभव की जाने वाली चोटों के समान गंभीर चोटें पैदा करती हैं, अपेक्षाकृत कम बाहरी आघात के साथ भारी आंतरिक क्षति। एक समान सिद्धांत रेडियोलॉजिकल हथियारों के परीक्षण का आरोप लगाता है और आंशिक रूप से कुछ कपड़ों पर रेडियोधर्मिता की खोज के साथ साथ रिश्तेदारों द्वारा नारंगी त्वचा और भूरे बालों वाले शरीर के विवरण पर आधारित है। हालांकि रेडियोधर्मी फैलाव ने केवल कुछ यात्रियों और उपकरणों को नहीं, बल्कि सभी को प्रभावित किया होगा और त्वचा और बालों के मलिनीकरण को ठंड और हवा के संपर्क में 3 महीने के बाद ममीकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा समझाया जा सकता है। समूह का मकबरा रूस के येकातेरिनबर्ग में मिखाइलोव्स्क कब्रिस्तान में स्थित है। तो हमें डायटलोव पास घटना के बारे में बस इतना ही पता चला और देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं। यदि आप अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो सदस्यता बटन दबाएं और यदि आपको कुछ कहना है तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें।